आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रोथ रेट क्या होता है। वहां से आज की क्लास शुरू होगी और दो तरीके के ग्रोथ रेट हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला ग्रोथ रेट होगा जिसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ रेट और एक होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। इन दोनों की अलग अलग इक्वेशंस होंगी और दोनों के लिए हम लोग अलग अलग ग्राफ्स पढ़ेंगे और उन ग्राफ्स में आने वाले कर्व्स को आपको याद करना है और उनकी इक्वेशंस को आपको याद करना है और कहां कहां वो कंडीशंस लग सकती हैं वो याद करना है। और इन्हीं ग्रोथ रेट से जो है जुड़ा हुआ एक टॉपिक होगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट, हम उसकी बात करेंगे। फिर तो मैं शुरू कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का सीधा सीधा मतलब है कि ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितनी हुई है, मतलब किसी चीज के मास में या एक तरीके से कह लीजिए उसकी लेंथ में पर यूनिट टाइम कितना इंक्रीमेंट आया, उस चीज को हम लोग ग्रोथ रेट कहते हैं। तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट के दो टाइप हो सकते हैं, मैंने पहला बताया अर्थमेटिक और दूसरा होगा ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट इज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितनी किसी प्लांट के अंदर ग्रोथ हो सकती है। अब इसको दो कैटेगरी में हम लोग बांट दे रहे हैं। या तो इसे कह रहे हैं कि भाई ये जो है अरिथमेटिक ग्रोथ हो सकती है या यही हमारी ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो सकती है, यही ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो सकती है। अब इन दोनों ग्रोथ, सबसे पहले एग्जांपल भी आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया ये किस जगह पे हो रही है। तो याद रखिएगा अर्थमेटिक ग्रोथ आपको जो देखने के लिए मिलेगी, इसका एग्जांपल है रूट लेंथ जो बढ़ती है वो अर्थमेटिक ग्रोथ की वजह से बढ़ती है बेटा। रूट लेंथ अर्थमेटिक ग्रोथ की वजह से बढ़ती है। और जितनी भी सेल्स हैं प्लांट्स की या टिश्यूज हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी के अंदर आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। जितनी भी सेल्स हैं, टिश्यू हैं और ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब में ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। यहां पे अर्थमेटिक ग्रोथ में होगा क्या, जैसे एक सेल है, इस सेल ने डिवाइड किया और दो सेल बना लिया। अब इन दोनों सेल में क्या हो, एक जो डॉटर सेल है वो तो कंटिन्यूअसली डिवाइड करे, वो तो कंटिन्यू डिवाइड करे और नई सेल्स बना ले, और एक सेल इसमें परमानेंट हो जाए, एक सेल इसके अंदर परमानेंट हो जाए और एक नई सेल को बना ले। नमस्ते भैया, अब ये दो चार और आने वाले हैं, आ रहे हैं, चलो पहले उनका इंतजार कर लेता हूं, फिर मैं यहां बोलूंगा, फिर पीछे से आवाज आएगी, फिर मैं भटकूंगा। आइएगा सर। सर 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 सर, बड़ा आभार आपका, आप आए। नवाब साहब बाहर खड़े हुए थे आप, तब नहीं घुसा जा रहा था। नहीं, पहले अर्जुन घुसेगा क्लास में, उसके बाद मैं घुसूंगा। है ये तुम्हारी हालत है, देखो अगर तुम्हारे लिए धूप इंपॉर्टेंट है, यहां आके धूप खाने आए हो तुम। क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, धूप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोहनी इतनी बजाऊंगा सही हो जाएगा। इधर देखिए, अब फिर बोल रहा है, चुपचाप रहेगा, अब बोलने की जरूरत नहीं है। ओए अलग बैठ, अलग बैठ। दो बच्चों की तरह मतलब ट्रीट करना पड़ रहा है तुम्हें। तो मतलब मैं यहाँ पे ग्रोथ रेट भी नहीं पढ़ा पा रहा हूं, मतलब पीछे से आ रहे हैं, बार बार घुसे जा रहे हैं क्लास के अंदर, या तो आगे घुस के बैठ जाओ एक साथ। देखिए मैंने बोला कि एक सेल थी, इस सेल ने डिवाइड किया और दो सेल्स बनाई। उनमें से एक सेल ने कंटिन्यूअसली डिवाइड रखा, डिवीजन अपना कंटिन्यू रखा,
और दूसरी सेल परमानेंट हो गई। तो यहां पे अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनना, एक सेल तो कंटिन्यू डिवाइड करेगी, और जो दूसरी सेल है, जो सेकेंड सेल है, वो परमानेंट हो जाएगी। जो दूसरी सेल है वो परमानेंट हो जाएगी। अब यहां पे जो नंबर बढ़ेगा ना, वो नंबर बढ़ेगा किस तरीके से, जैसे यहां एक थी, बाद में कितनी बनी, 2, फिर ये कितनी हो गई, 3, फिर यहां पे 2 सेल बनी, यहां पे इनमें से एक परमानेंट हो जाए, एक डिवाइड कर ले, तो कितनी हो जाएंगी, 4। तो यहां पे जो नंबर बढ़ेगा, यहां पे जो नंबर बढ़ेगा वो इस प्रोग्रेशन में बढ़ता है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से अर्थमेटिकली सेल का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर जैसे ये एक सेल है, इस सेल ने डिवाइड किया, 2 सेल को बना दिया, अब इस सेल ने फिर से डिवाइड करके 2 सेल बना ली, और दूसरी वाली सेल ने भी डिवाइड किया और 2 सेल को बना लिया। मतलब यहां पे जितनी भी सेल्स हैं वो सब माइटोटिक डिवीजन कर रही हैं। मतलब जैसे एक सेल थी, उसने माइटोटिक डिवीजन किया, 2 सेल बनाई, वो दोनों सेल जो डॉटर बनी थी उन्होंने फिर से, दोनों ने ही माइटोटिक डिवीजन किया, इससे 2 सेल बन गई और इस वाली से 2 सेल बन गई, टोटल 4 हो गई। तो यहाँ पे जो नंबर बढ़ रहा है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है, 1 2 4 8 16, इस रेस्पेक्ट में बढ़ता चला जाएगा। इस वाले में क्या देखा, एक सेल डिवाइड कर रही थी, एक परमानेंट रह रही थी, तो यहाँ पे एक ही सेल डिवाइड कर पा रही थी, तो 2 सेल वही बनाएगी। जो दूसरी वाली है वो तो नॉन डिवाइडिंग है, वो तो परमानेंट है, डिफरेंशिएट हो जाती है वो, तो वहां पे प्रोग्रेशन इस तरीके का है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे 1 2 4 8 16, ये इस तरीके की ग्रोथ शो कर रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में शो कर रहा है। और यहां पे ऑल सेल डिवाइड करेंगी माइटोसिस करके, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि कोई एक सेल परमानेंट होगी और एक सेल जो है आपकी डिवाइड करेगी, यहां पे सारी सेल्स डिवाइड करेंगी। और मैंने इनका एग्जांपल बताया, मैं अर्थमेटिक ग्रोथ, आपको रूट लेंथ जब बढ़ती है प्लांट के अंदर, वहां पे केवल अर्थमेटिक ग्रोथ मिलेगी, और जितनी भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, उन सब के अंदर आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ में देखने के लिए मिलती है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग इक्वेशन से शो करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन से शो करते हैं, एल टी एल नॉट प्लस आर टी, ये इक्वेशन बनती है हमारी अर्थमेटिक ग्रोथ की। तो एलटी क्या होता है, एलटी होता है कि सपोज करो, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको ये चेक करना था कि किसी प्लांट की जो स्टेम है उसकी लेंथ 1 महीने में कितनी बढ़ी, फॉर एग्जांपल। तो जैसे आज तारीख हो गई 11, तो आज 11 तारीख है और हमें 1 महीने में देखना है कि उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है। तो आज हमने क्या किया, उसकी लेंथ को मेजर कर लिया। तो लेंथ को जो मेजर किया आज, वो है एल नॉट, L0, लेंथ एट टाइम 0। और 1 महीने बाद जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, वो उसकी फाइनल ग्रोथ होगी जो हमने 1 महीने में चेक करनी थी। तो वो क्या हो जाएगी, जो लेंथ उसमें थोड़ा बहुत जो भी इंक्रीमेंट आया 1 महीने के अंदर, वो हो जाएगा LT, लेंथ आफ्टर टाइम T। एक टाइम के बाद में लेंथ उसकी इतनी हो गई, और जब इनिशियल हमने लिया था उसकी लेंथ इतनी थी। आर जो है वो हो जाएगा इसमें अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, और टी हो जाएगा यहां पे टाइम। और जब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ये हमें लीनियर कर्व देगा। कैसे देगा, तो आइए उसकी बात करते हैं। यहां पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि एलटी क्या डिनोट करता है। एलटी डिनोट करता है हमारा लेंथ आफ्टर टाइम टी। एल नॉट हमें दिखाता है लेंथ एट टाइम 0। आर इसमें शो करता है अर्थमेटिक ग्रोथ रेट को
और टी यहां पे शो करता है टाइम को। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूं टाइम को और इस वाले एक्सिस पे मैं ले रहा हूं लेंथ को। तो इसमें क्या होगा, सपोज करो लेंथ उसकी शुरुआत में इतनी थी, तो इसे मैंने कह दिया L0। अब टाइम के साथ में जो उसकी लेंथ बढ़ती चली गई, उसकी लेंथ जो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और 1 महीने के बाद में, 1 मंथ टाइम होने के बाद में उसने यहां तक ग्रोथ कर ली, उसने यहां तक ग्रोथ कर दी। तो ये हो जाएगा क्या, LT। फाइनल ग्रोथ यही है जो इसने इतने टाइम में करी है, शुरुआत से टाइम बढ़ता रहा, इसकी ग्रोथ होती रही, और यहां पे जो पर्टिकुलर टाइम या पर यूनिट टाइम जो आप लेना चाह रहे थे, इसने उस टाइम पे इतनी ग्रोथ कर ली। तो ये हो जाएगा LT, और ये हमें कैसा, एक लीनियर कर्व दे रहा है। तो अर्थमेटिक ग्रोथ में आपको कैसा कर्व देखने के लिए मिलता है, लीनियर कर्व देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पे आपको लीनियर कर्व देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर आपको लीनियर कर्व देखने के लिए मिलता है, और इसे हम लोग LT इक्वल टू L0 RT कह देते हैं। अब अगली बात ध्यान से सुनना, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर, ज्योमेट्रिक ग्रोथ को समझने के लिए ना हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ को समझेंगे। बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात आप। जैसे आपने यहां पे न्यूट्रिएंट मीडिया ले लिया, आपने इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया ले लिया और कुछ बैक्टीरिया को आपने यहां पे जो है इनोकुलेट किया इस बैटरी प्लेट के अंदर। अब इनोकुलेट कर दिया तो बैक्टीरिया आप जानते हो इनका जनरेशन पीरियड क्या होता है, मैंने मॉलिक्यूलर में पढ़ाया था, 20 मिनट में डिवाइड कर जाते हैं, दो बैक्टीरिया बना लेंगे। तो सपोज करो एक बैक्टीरिया 2 बना रहा है, अब जो 2 बैक्टीरिया बने, एक ने फिर डिवाइड करा 2 बनाए, और दूसरे ने डिवाइड करा फिर 2 बनाए। अब ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज की कॉलोनी बन जाएगी, यहाँ पे इतनी सारी कॉलोनी बन जाएगी, इतनी सारी कॉलोनी बन जाएगी कि बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है जी, बैक्टीरियल कॉलोनीज यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जो न्यूट्रिएंट मीडिया में आपने फूड सप्लाई किया था उसकी शॉर्टेज पड़ने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा हो गया और फूड का जो है कमी पड़ जाती है। और उसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरिया जो मेटाबोलाइट्स बनाते हैं वो भी यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे। तो शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से शॉर्टेज ऑफ स्पेस मान लीजिए या एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन मान लीजिए, उन बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, एक टाइम आने के बाद स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाते। तो जैसे मैंने यहाँ पे याद करिए, मैंने क्या किया था, इस कल्चर प्लेट के अंदर थोड़े से बैक्टीरियाज को पहले शुरुआत में इनोकुलेट किया था, कुछ बैक्टीरियाज को मैंने यहाँ पे इनोकुलेट किया था। अब इनोकुलेट करने के बाद में ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे आए थे, ये एकदम आके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डिवाइड नहीं करते हैं। शुरुआत में क्या होता है, उनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, मतलब नई कंडीशन के हिसाब से पहले वो अडेप्ट करेंगे और अडेप्ट करने के बाद में वो स्लो ग्रो करते हैं। उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, और उसे हम लोग कहते हैं लैग फेज। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैग फेज नाम देते हैं। स्लो ग्रो करने के बाद में उसे क्या कहते हैं, लैग फेज कहते हैं। अब एकदम जब बैक्टीरिया यहाँ पे अडेप्ट कर गया, उसने जब एक्सपोनेंशियली डिवाइड करना शुरू करा, बहुत फास्ट रेट पे डिवाइड करना शुरू करा, तो उसे हम लोग कहते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। सबसे बड़ा होता है इसका एक्सपोनेंशियल फेज। तो उसने एकदम जब डिवाइड किया तो इसने क्या किया, बहुत फास्ट रेट पे ग्रो करना शुरू कर दिया, और उसे कहेंगे हम लोग लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। तो लैग फेज स्लो ग्रो होगा, फास्ट रेट पे जब ग्रो करेगा तो उसे लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज कहेंगे। और उसके बाद में वो एक टाइम आएगा, मैंने बताया, जब फूड की शॉर्टेज पड़ जाएगी। तो फूड की शॉर्टेज पड़ने के बाद ग्रोथ स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, तो फिर आ जाएगा स्टेशनरी फेज। और स्टेशनरी फेज जो होता है उसमें ग्रोथ नहीं होती है, वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, मतलब उसके बाद में वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकता। तो इसके बाद में ग्रोथ आके स्टेशनरी फेज में आ जाएगी। स्टेशनरी फेज में उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फेजेस में ग्रो होगा कोई भी, पहले लैग फेज में स्लो ग्रोथ, फिर लॉग फेज। यहाँ पे कैसा कर्व मिला था, लीनियर कर्व मिला था। यहाँ पे जो इक्वेशन थी, देखिए यहाँ पे ना
जैसे इसमें तो हम लोगों ने एलटी में लेंथ की बात की थी, यहां पे हम लोग बात करेंगे मास की। अच्छा, वेट की, वेट के अलावा आप सेल के नंबर, साइज, मास तीनों को W से कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये एनसीईआरटी का मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो W1 कह रखा है उन्होंने। W1 मतलब W1 को आप WT समझ सकते हो, मतलब वेट, सेल का नंबर, सेल का मास आफ्टर टाइम T या आफ्टर टाइम 1, या फाइनल साइज समझ लीजिए, आप इसे फाइनल साइज समझ लीजिए। अब जैसे देखो हम लोगों ने फाइनल इसको लिया था, इनिशियल ये था, तो इसे क्या कर देंगे W0। तो W0 हो जाएगा यहां पे आपका इनिशियल साइज, और उसके साथ में एक इक्वेशन होगी जिसे कहते हैं ERT। तो इसमें LT प्लस L0 RT था, और इसमें क्या हो जाएगा W1 इज इक्वल टू, मतलब फाइनल साइज इज इक्वल टू इनिशियल साइज E। इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, E वही है जो हम लोगों ने इकोलॉजी में पढ़ना होगा, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, जिसकी वैल्यू होती है 2.718, वही E है। R जो है यहाँ पे वो हो जाएगा रिलेटिव ग्रोथ रेट, और T हो जाएगा इसके अंदर टाइम। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि W1 जो आपकी एनसीईआरटी कहती है वो हो जाता है फाइनल साइज, वो हो जाएगा फाइनल साइज। अब फाइनल साइज सेल का नंबर या उसका मास हो सकता है, और W0 हो जाएगा इनिशियल साइज, जो कि सेल का नंबर या उसका मास हो सकता है। E हो जाएगा बेस ऑफ नेचुरल लॉग, R हो जाएगा यहां पे रिलेटिव ग्रोथ रेट, और T हो जाएगा यहां पे टाइम। अब इसको हम लोग अगर इक्वेशन मतलब उसमें बनाते हैं, कर्व में बनाते हैं, तो इसमें हमें मिलता है सिग्मोइड कर्व। इसमें हमें मिलेगा कैसा, सिग्मोइड कर्व। तो यहां पे इस एक्सिस के ऊपर मैं ले रहा हूं टाइम को, और इस वाले एक्सिस पे मैं ले रहा हूं साइज को। अब साइज में आप सेल का नंबर लिख सकते हैं या उसका मास लिख सकते हैं। तो शुरुआत में जब ग्रोथ होनी शुरू हुई तो वो स्लो ग्रो कर रही थी, तो उसे मैं कह दूंगा क्या, लैग फेज। लैग फेज के बाद में धीरे धीरे उसने ग्रोथ एक्सपोनेंशियली करनी शुरू कर दी, तो कौन सा आ जाएगा, लॉग फेज। लॉग फेज आने के बाद में एक टाइम आएगा जब स्टेशनरी फेज हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको? तो यहाँ पे हमें सिग्मोइड कर्व देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फेज है ये वाला शुरुआत वाला, ये तो हो गया लेग फेज, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा हमारा लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। और यहां पे आ जाता है स्टेशनरी फेज, यहां पे आ जाएगा स्टेशनरी फेज, ये हो गया आपका स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो यहां पे सेल का नंबर शुरुआत में लेग फेज में बढ़ा, फिर एक्सपोनेंशियल फेज में बना और बढ़ा, और उसके बाद में ये स्टेशनरी फेज में पहुंच गया। तो यहां पे तो हमें मिला था लीनियर कर्व, और इसमें मिलेगा एस शेप या सिग्मोइड कर्व, आप इसे कहेंगे, इसे कहेंगे आप सिग्मोइड कर्व या एस शेप कर्व, सिग्मोइड कर्व या एस शेप कर्व, ठीक है जी। तो ये तो रही बात इनकी, आपके दोनों ग्रोथ की और इनके एग्जांपल्स की, इनकी इक्वेशंस की, और इन दोनों में आए हुए ग्राफ की। अब अगली बात यहां पे ये आती है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि रिलेटिव या एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इस बात को आप समझिएगा कैसे। मैं यहां पे अगला टॉपिक जो बताने वाला हूं वो है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, और दूसरा मैं यहां पे बताने वाला हूं दैट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उस बात को समझिएगा। देखिए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एक मेजरमेंट है, इट इज अ मेजरमेंट और कंपैरिजन
या कंपैरिजन है ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एक मेजरमेंट है या कंपैरिजन है ग्रोथ का एक समय के बाद में, पर यूनिट टाइम के बाद में, कि शुरुआत में कितनी ग्रोथ थी और बाद में कितनी ग्रोथ हो गई। और रिलेटिव ग्रोथ रेट भी लगभग ऐसा ही बात कहती है। रिलेटिव ग्रोथ रेट में ये बात कर रहे हैं कि यहां पे हम लोग मेजर करेंगे ग्रोथ को पर यूनिट टाइम में, लेकिन इसमें इन्होंने एक टर्म जोड़ दिया है जिसे कहते हैं हम लोग कॉमन बेसिस, ऑन कॉमन बेसिस। मतलब इस बात को आप कैसे समझेंगे? इस बात को आप ऐसे समझेंगे कि अगर यहां पे एक लीफ आपके सामने मैं बना रहा हूं, ठीक है जी, यहां पे एक लीफ को आपके सामने बना रहा हूं, उसका जो पहले सरफेस एरिया था वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, लेकिन उसने थोड़े टाइम बाद में ग्रो करके उसका जो सरफेस एरिया हो गया वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसका जो सरफेस एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से यहां पे एक और लीफ थी, उस लीफ का जो सरफेस एरिया था पहले वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और एक टाइम के बाद में उसका जो एरिया है वो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं इन दोनों ही केसेस में एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ को निकालूं तो दोनों में अलग अलग आएगी। कैसे? तो देखिए, अगर मैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करता हूं, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि फाइनल साइज माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था और इनिशियल क्या था? जैसे सपोज करो यहां पे फाइनल था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनिशियल कितना है 5, तो इसने एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी करी? जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की करी। और इसी तरीके से अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करूंगा, अगर मैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो वो भी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। वो हो जाएगा 55 माइनस 50, मतलब यहां पे भी ग्रोथ जो हुई है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई है। यहां पे जो ग्रोथ हुई है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई है। क्लियर है मेरी बात आपको? अब इसमें अगली बात यहां पे ये कही गई है, ध्यान से सुनना मेरी बात आप। अगर रिलेटिव ग्रोथ की बात करें, देखो दोनों में ही 5-5 सेंटीमीटर स्क्वायर की एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई है, लेकिन अगर इसी को रिलेटिव ग्रोथ के रेस्पेक्ट में देखें, इसी को हम रिलेटिव ग्रोथ रेट के रेस्पेक्ट में देखें तो ये हो जाता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। मतलब यहां पे फाइनल था 10, इनिशियल था 5, उसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 100%। तो इसने जो रिलेटिव ग्रोथ करी वो 100% कर दी। अब देखना एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों में सेम है। अब इसकी अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ की बात करूं, अगर मैं इसके रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करूं तो इसमें भी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये हो जाता है आपका 55 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 10। तो यहां पे मेरे हिसाब से जो आने वाला है वो है 10%। तो आप देखिए दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम थी, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ दोनों की अलग अलग हो जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसीलिए वहां पे जब हम लोगों ने ज्योमेट्रिक ग्रोथ पढ़ी थी तो आर को रिलेटिव ग्रोथ माना था। रिलेटिव मतलब कि एग्जैक्ट जो ग्रोथ है, ठीक है, जो एग्जैक्ट ग्रोथ है वो रिलेटिव ग्रोथ हो रही है। क्लियर है मेरी बात आपको? अब अगर मैं इसी एब्सोल्यूट और रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट को अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में बताऊंगा तो आप उसमें कंपैरिजन करिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस आने वाला है। ध्यान से समझना, मैं एक तरफ लिख दे रहा हूं अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरी तरफ लिख दे रहा हूं मैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में ग्रोथ कैसी हो रही थी? 1 2 3 4 5। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर कैसे हो रही थी? 1 2 4 8 16। तो अगर मैं सबसे पहले इसमें
एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करूंगा तो वो तो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल बस। तो आप 2 माइनस 1 करिए, 1 बचेगा। 3 माइनस 2 करिए, 1 बचेगा। 4 माइनस 3 करिए, 1 बच रहा। तो ये क्या हो रही है, रिलेटिव या एब्सोल्यूट ग्रोथ यहां पे क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। लेकिन अगर मैं इसी के ऊपर रिलेटिव ग्रोथ रेट लगाता हूं तो रिलेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला था फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 है जी। तो ये हो जाएगा भाई, जैसे फाइनल 2 है अपॉन 1 अपॉन इनिशियल 100, तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा 100%। 3 माइनस 2 है अपॉन 2 इंटू 100, वो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 3 माइनस 2 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 50%। और तीसरा हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 100, ये हो जाएगा 33.3%। तो आप अगर देखें रिलेटिव ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो क्या रही थी कांस्टेंट, लेकिन जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे रिलेटिव ग्रोथ आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखो इसी चीज को एब्सोल्यूट और जो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग ज्योमेट्रिक ग्रोथ में लगा के देखते हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, यहां पे जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो हो जाएगी आपकी फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे ये हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 बचा। 4 से 2 गया, 2 बचा। 8 से 4 गया, 4 बचा। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ यहां पे क्या हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं इसी के ऊपर रिलेटिव ग्रोथ को लगाऊंगा, अगर मैं यहां पे रिलेटिव ग्रोथ रेट देखता हूं ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर, तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। तो ये तो हो गया 100%। फिर आप क्या करिए, आप करिए 4 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा आपका। फिर 8 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 100 कर दीजिए, ये कितना रह जाएगा। तो ये आपका क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो इसमें देखिए दोनों में कंपैरिजन करिए, इसमें अगर अरिथमेटिक ग्रोथ में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, इसमें वो इंक्रीज कर रहा है। इसके अंदर जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज कर रहा है और इसमें कांस्टेंट रह रहा है, उसमें कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आ रहा। तो ये मैंने कंपैरिजन किया है किसके बीच में, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट का। क्लियर है मेरी बात सभी को। चलिए ये तो रही बात आपकी ग्रोथ रेट की, कि ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। इसमें हम लोग कंडीशन को क्या करते हैं, दो कंडीशन बांट रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, कंडीशंस में मैं 2 कंडीशन बांट रहा हूं, एक को कह रहा हूं इंटरनल कंडीशन और दूसरे को कह रहा हूं मैं एक्सटर्नल कंडीशन। तो इंटरनल कंडीशन में आएगा सबसे पहला जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अब सपोज करो ग्रासेस हैं, ग्रासेस मोनोकॉट्स हैं। अब आप ग्रास को बहुत सारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स या रेगुलेटर्स दे दीजिए जो प्लांट की ग्रोथ को कराते हैं, मतलब प्लांट हार्मोन दे दीजिए, उसको खूब अबंडेंट पानी दे दीजिए, सनलाइट दे दीजिए। तो क्या उस ग्रास को आपने इन सारे फैक्टर्स को देके, न्यूट्रिएंट्स दे दीजिए, माइक्रो मैक्रो सारे, तो क्या उस घास के पौधे को आप पीपल का पेड़ बना सकते हो क्या, नहीं है पॉसिबल। मतलब जो घास है वो उससे वो उसकी जो जेनेटिक्स है उसकी ग्रोथ उतनी होनी है। मेरी बात समझ पा रहे हो, कोई छोटा प्लांट है, ऐसा थोड़ी है कि आप उसको एक्स्ट्रा सारी कंडीशंस दे दीजिए वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, नहीं हो सकता पॉसिबल ये। तो सबसे पहली चीज है जेनेटिक्स, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। उसे मैंने लिख दिया है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब ग्रास ग्रास ही रहेगी,
चाहे आप उसको कितना ही प्लांट हार्मोन दे दें, आप उसको कितनी ही सनलाइट दे दें, आप उसको कितना ही वाटर, न्यूट्रिएंट, सारी चीजें जो हो सकते हैं अवेलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स में, वो सारे अप्लाई करिए, वो कभी नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहली चीज है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, और दूसरे नंबर पे जो आता है इंटरनल कंडीशन में वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिन्हें हम लोग कहते हैं प्लांट हार्मोन, जिन्हें हम कहते हैं प्लांट हार्मोन। क्लियर है मेरी बात आपको? पक्का क्लियर है? तो यहां पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन्स और इन दोनों का काम अलग है। ये सेल के अंदर एक्ट करते हैं, तो इनका जो एक्शन होगा वो इंट्रासेलुलर होगा, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जो एक्शन होता है वो आपका इंटरसेलुलर होता है, वो आपका इंटरसेलुलर होगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे सपोज करो ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका डीएनए है, तो डीएनए अंदर ही एक्ट कर सकता है, तो इंट्रासेलुलर। अब जैसे ये सेल्स हैं, अब इन सेल्स के बीच में जो स्पेस है यहां पे पीजीआर एक्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया? इंटरसेलुलर। क्लियर है मेरी बात आपको? अब एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा सबसे पहला भैया वाटर। वाटर किस किस चीज के लिए चाहिए? तो देखो, किसी भी सेल के प्रोटोप्लाज्म को बिल्डअप करना है हमें, मतलब सेल को साइज में बड़ा होना है, तो वो बिना वाटर के नहीं हो सकता। सेल के अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन करना प्लांट सेल के अंदर, वो वाटर करेगा। और उसके अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक्वस मीडियम में एक्ट करते हैं, तो ये एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए मीडियम भी प्रोवाइड करता है ना, वाटर। तो यहां पे इसके कई काम हो गए। सबसे पहला काम तो हो गया इसका क्या? ये मेंटेन करता है टर्जिडिटी को, मेंटेन करता है टर्जिडिटी को। दूसरा, ये प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर एंजाइम एक्टिविटी। ये एंजाइम एक्टिविटी के लिए मीडियम को प्रोवाइड करने का काम करता है। और उसके अलावा तीसरा मैंने इसका एक फंक्शन बताया था, ये प्रोटोप्लाज्म का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो सेल इलोंगेशन करवाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सेल को साइज में बड़ा करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है पानी का, ठीक है। तो सेल इलोंगेशन कराने में इसका रोल है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है भैया जो है लाइट। और लाइट और ग्रेविटी, इन दोनों को एक साथ बोल दे रहा हूं। तो इसके लिए आपकी एनसीईआरटी कहती है कि कुछ स्पेशल मतलब फेजेस होते हैं प्लांट की लाइफ में, जहां पे ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे लाइट आती है जब प्लांट को फोटो पीरियडिज्म करना हो, है ना, फ्लावरिंग करनी हो। उसके अलावा एक टर्म होता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब है कि किसी भी लाइट की तरफ जो बेंडिंग होती है उसकी, वो फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। और ग्रेविटी जियोट्रोपिज्म के लिए जरूरी होती है, मतलब जब इनिशियल ग्रोथ, रूट की ग्रोथ होनी शुरू होती है ना, तो वो बेसिकली ग्रेविटी की टूवर्ड्स होती है। तो इन्होंने बोला है कुछ फेजेस में प्लांट की लाइफ के ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि कुछ फेजेस में, इन सम फेजेस, कुछ फेजेस में प्लांट की लाइफ के ये फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे लाइट, फोटो पीरियोडिज्म और फोटोट्रोपिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ग्रेविटी रूट की ग्रोथ जो है जियोट्रोपिज्म के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये हो गए आपके वाटर, लाइट, ग्रेविटी। उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप ध्यान से सुनिएगा। तीसरे नंबर पे आता है भाई न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हालांकि मिनरल न्यूट्रिशन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए जाते थे और उनके रोल भी आपको याद करने होते थे, लेकिन अब नहीं करने। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो नेक्स्ट है आपके न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में आपके आते हैं मैक्रो, जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे कार्बन है, ठीक, हाइड्रोजन है, ये मैक्रो है।
और माइक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे आपको हो सकता है आयरन, जिंक, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में हो जाएंगे। तो ये बेसिकली किस लिए चाहिए, ये चाहिए जो है प्रोटोप्लाज्म को बिल्डअप करने के लिए, प्रोटोप्लाज्म को बिल्ड अप करने के लिए, या आप एक तरीके से कह लीजिए कि प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए, प्लांट की ग्रोथ को कराने के लिए ये न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अभी हमने थोड़े दिन पहले बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर पढ़ा था और उसमें फैक्टर्स में टेम्परेचर को पढ़ाया गया था। तो उस टेम्परेचर में आपको बताया था कि हर एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एक्ट करता है। तो ऐसे ही प्लांट्स ने भी जो एंजाइम्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनका भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, होगा नहीं होगा? तो आप सपोज करो ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होता है तो एंजाइम एक्शन नहीं कर पाएंगे, और एंजाइम अगर एक्शन नहीं कर पाएंगे तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो प्लांट के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगा? तो अच्छा, इन्होंने बताया, एक और बात बोली है एनसीईआरटी के अंदर कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर सबसे ज्यादा डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल का मतलब सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। इन्होंने बोला है कि अगर टेम्परेचर आगे या पीछे हो जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होगी, जिससे प्लांट का सर्वाइवल भी जो है खत्म हो सकता है अगर टेम्परेचर उसको ऑप्टिमम ना मिले तो टेम्परेचर में हमें क्या बात करनी है? टेम्परेचर में हमें बात करनी है कि इसमें एक तो सबसे पहला याद रखना है कि हर एंजाइम के लिए या प्लांट के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, हर एंजाइम या प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी होगी टेम्परेचर में, वो आपको याद रखनी होगी कि एंजाइम्स जो है एक्ट करते हैं ओनली एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम्स तभी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और एंजाइम्स की वजह से सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी से एनर्जी आती है, और एनर्जी को प्लांट यूज करते हैं ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। तो सपोज करो अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है तो एंजाइम एक्ट नहीं करेंगे, एंजाइम एक्ट नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो प्लांट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी। मेरी बात सभी को क्लियर है? याद तक? चलिए, तो ये तो रही बात कंडीशंस की कि कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं ग्रोथ की। अब अगला टॉपिक इसके अंदर आता है वो है डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एक शुरुआत जब चैप्टर की थी तो मैंने दो टर्म यूज किए थे। मैंने बोला था कि जो प्लांट के अंदर डेवलपमेंट होता है, प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो दो चीजों का सम है, एक ग्रोथ और दूसरा डिफरेंशिएशन। शुरुआत मैंने यहीं से की थी, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की वजह से प्लांट का डेवलपमेंट हो पाता है। तो सीड जैसे कोई प्लांट है, वो शुरुआत में क्या करता है? जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद में वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके अंदर सेल्स इलोंगेट होती है पहले, तो डिफरेंशिएट होंगी, डिफरेंशिएट होने के बाद में वो अपने फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूट होगा, उसके बाद वो प्लांट बूढ़ा हो जाएगा, सेनिसेंट होगा, और उसके बाद प्लांट की डेथ हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो सीड जर्मिनेशन से लेके सेनिसेंस के बीच के जो पीरियड है, सीड जर्मिनेशन से लेके सेनिसेंस का मतलब है एजिंग, उनके बीच का जो पूरा पीरियड है उसी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट कहा जाता है। तो यहां पे अगली बात आती है डेवलपमेंट की, तो ध्यान से सुनिएगा डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट में आपको क्या समझना है कि सबसे पहले सीड जर्मिनेट हुआ, फिर वहां पे जो जर्मिनेटेड सीड था उनमें जो सेल्स थी उनका एलोंगेशन हुआ, फिर सेल का मैच्योरेशन हुआ, सेल का मैच्योरेशन होने के बाद में सेल्स मैच्योरेशन के दौरान ही उनका डिफरेंशिएशन भी हो जाता है, बस इतना भी याद रखना, उनका डिफरेंशिएशन भी हो जाता है।
और डिफरेंशिएशन होने के बाद में वो सेल के बाद वो प्लांट फ्लावरिंग करता है। फ्लावरिंग करने के बाद में उसके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्रूट बनेगा और उसमें सीड तो होंगे ही होंगे। उसके बाद में वो सेनिसेंट हो जाएगा या उसके ऊपर सेनिसेंस आ जाएगा, और सेनिसेंस होने के बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। सेनिसेंट का मतलब होता है एजिंग होना या ओल्ड एज को सेनिसेंस कहा जाता है। तो यहां पे मैंने बोला कि सीड जर्मिनेशन से लेके सेनिसेंस के बीच का जो पूरा पीरियड था वो प्लांट का डेवलपमेंट था। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं पीरियड बिटवीन सीड जर्मिनेशन एंड senescence is called development. और इसमें ना दो चीजें होती हैं। एक इसमें होती है प्लाज्मेटिक ग्रोथ। प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब जानते हो? प्रोटोप्लाज्म का बड़ा होना, मतलब सेल इलोंगेट करती है तो इसे प्लाज्मेटिक ग्रोथ कहा जाता है। तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ और डिफरेंशिएशन इसमें डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा होता है। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि जो डेवलपमेंट है वो दो चीजों का सम है। एक तो इसमें होती है प्लाज्मेटिक ग्रोथ, और प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब है सेल का इलोंगेट होना, और दूसरा है डिफरेंशिएशन, यहां पे डिफरेंशिएशन मतलब सेल पहले इलोंगेट हुई, उसके बाद मैच्योर होकर डिफरेंशिएट हुई। ये आपका डेवलपमेंट के दो मेन एस्पेक्ट हैं। अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्या दिखाया हुआ है, उन्होंने बोला है कि जैसे सपोज करो कोई सेल है जो जर्मिनेटेड सीड के अंदर होगी, वो सबसे पहले इन्होंने बताया है उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी। ठीक है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब है सेल इलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, फिर सेल इलोंगेशन होने के बाद में यहां पे उसका मैचुरेशन होगा, मैचुरेशन के दौरान उसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन करने के बाद में वो बना लेगी एक मैच्योर्ड सेल, और इस मैच्योर्ड सेल ने अगर दोबारा डिवाइड कर लिया और नई सेल को बनाता है डिफरेंशिएट होके, तो उसे हम लोग कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और ये जो मैच्योर्ड सेल आगे आपका सेनिसेंस करेगी, एजिंग करेगी, और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो इवेंट थे, ये पूरा डेवलपमेंट था प्लांट का, कि सेल प्लांट बना, मैच्योर हुआ और उसके बाद में बूढ़ा होके मर गया। दिस इज कॉल्ड सेनिसेंस, मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, इसके पूरे बीच के जो फेजेस हैं यहां से लेकर वहां तक के, उस सारे को हम लोग सेनिसेंस कह रहे हैं। अब इन्होंने बताया कि प्लांट्स के पास में ना एक टर्म है प्लास्टिसिटी। प्लांट्स की सेल्स जो होती हैं प्लास्टिसिटी शो करती हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि वो अपनी जो डेवलपमेंटल फेजेस होती हैं उसके लिए उनका रेस्पॉन्सेज अलग अलग टाइप का होता है सेल्स का, और डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ में तो मतलब अलग तरीके का रेस्पॉन्स शो करती हैं। एनवायरमेंट अगर बदलता है तो भी उनका रेस्पॉन्स बदल जाए। मैं इस बात को समझाने के लिए दो एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एक प्लांट होता है कॉटन का, कोरिएंडर का और लार्कस्पर, 3 प्लांट्स आपके दिए हुए हैं। ये तीनों प्लांट्स जब जुवेनाइल मतलब शुरुआत वाली स्टेज में होते हैं तो उस टाइम पे इनकी लीफ की शेप बिल्कुल अलग टाइप की होती है, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी लीफ शेप अलग तरीके की होती है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या करा, बचपन में जुवेनाइल स्टेज में अलग तरीके की लीफ डेवलप करी, और जब बड़े हुए मैच्योर हुए तो इनकी लीफ की शेप अलग हो गई। तो इस चीज को कहा जाता है, अच्छा 2 तरीके की लीव्स वो बना रहा है, बचपन में अलग, मैच्योर होकर अलग।
तो ये देखो डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए अलग रेस्पॉन्स नहीं हो गया, जब वो छोटा था, जब उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो उस पर अलग लीफ थी, फिर उसने क्या किया, मैच्योर हुआ तो अलग लीफ हो गई। तो इसे कह देंगे हम लोग, जो लीफ की दो डिफरेंट शेप एक ही प्लांट या एक ही स्पीशीज बना रही है, इसे तो कह देते हैं हेट्रोफिली। क्या कहते हैं इसे? हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब है दो तरीके की लीव्स बनाना, और ये डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस पे बनना है, मतलब बचपने पे कुछ और बन रहा था और मैच्योर होकर कुछ और बनना है, तो इसे कहते हैं डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। क्लियर है मेरी बात आपको? और दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, बटरकप। बटरकप के एग्जांपल में इन्होंने बताया है कि अगर आप बटरकप के प्लांट को लैंड पे या टेरेस्ट्री पे उगाते हो तो उसकी जो लीफ शेप होती है वो अलग तरीके की होती है, और जब उसी बटरकप के प्लांट को आप पानी में उगाओगे तो उसकी जो लीफ की शेप है वो अलग तरीके की हो जाती है। तो यहां पे क्या हुआ, एनवायरमेंट के हिसाब से उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ है। मतलब लैंड पे वो अलग तरीके की लीफ बना रहा है और पानी में वो अलग तरीके की लीफ बना रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। इसे कहते हैं एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट की सेल्स के अंदर प्लास्टिसिटी होती है और वो अलग तरीके का रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड ड्यूरिंग और ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट, उनका रेस्पॉन्स अलग हो जाएगा। और रेस्पॉन्स को समझने के लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब था कि एक ही प्लांट की स्पीशीज के ऊपर दो डिफरेंट टाइप की लीव्स का बनना हेट्रोफिली कहलाता है। और हेट्रोफिली के दो टाइप पढ़े, एक डेवलपमेंटल और दूसरा एनवायरमेंटल। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली के 3 एग्जांपल थे, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, और एनवायरमेंटल हेट्रोफिली का केवल एक एग्जांपल था, दैट वाज बटरकप। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पे मैं अगली बात बता रहा हूं कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लास्टिसिटी शो करते हैं, वो प्लास्टिसिटी शो करते हैं, ठीक है, वो प्लास्टिसिटी शो करते हैं। और मैं अगली बात बताऊं यहां पे, दे शो रेस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जब बदलेगा तो उनका रेस्पॉन्स आता है, एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान अलग तरीके का रेस्पॉन्स शो करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात आप। इसमें एक टर्म पढ़ रहे हैं हम लोग, हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब मैंने बताया आपको कि एक ही प्लांट के लीव्स जो है टू डिफरेंट शेप और साइज की हो जाएंगी। एक ही प्लांट की लीव्स दो डिफरेंट शेप की या साइज की हो जाती हैं, इसे हेट्रोफिली कहते हैं, है ना। और इसके दो तरीके मैंने बताए आपको। एक बताया मैंने आपको डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, और एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, और एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। और ध्यान से समझिएगा डेवलपमेंटल और एनवायरमेंटल हेट्रोफिली के बीच में डिफरेंस क्या होगा। इसके 3 एग्जांपल मैंने बताए, एक बताया कॉटन, एक बताया कोरिएंडर, और एक बताया लार्कस्पर। और इसमें केवल एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट वाज बटरकप। इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैं बात करूं कोरिएंडर या इन तीनों प्लांट्स की, तो जब ये जुवेनाइल स्टेज पे थे, ठीक है, जब ये जुवेनाइल स्टेज पे थे तो उनकी लीफ की शेप ऐसी थी। जब वो बड़े हुए तो उनकी जो लीव्स थी वो कुछ ऐसी हो गई, ठीक है। तो जुवेनाइल स्टेज पे ऐसी लीफ बना रहे हैं और अडल्ट स्टेज पे ये ऐसी लीफ बना रहे हैं, ठीक है। और बटरकप में क्या होगा, जब वो लैंड पे थे, टेरेस्ट्री पे थे, तो टेरेस्ट्री पे जो उनकी लीफ है वो कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। और जब वो पानी के अंदर ग्रो कर रहे थे
तो उनकी जो लीफ थी वो कुछ इस तरीके की आ रही है, ठीक है, उनकी लीफ कुछ इस तरीके की आ रही है। तो लैंड पे अलग तरीके की लीव्स बनना और जो है वाटर के अंदर अलग तरीके की लीव्स बनना, ये कहलाती है एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, ठीक है। तो जब ये लैंड पे थे, टेरेस्ट्री पे ग्रो कर रहे थे, तो ऐसी लीफ आ रही है, और जब ये वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो ऐसी लीफ आ रही है, तो इसे कहते हैं एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। तो एक ही प्लांट की स्पीशीज का दो डिफरेंट टाइप की लीव्स को बनाना हेट्रोफिली कहलाता है, और ये प्लांट का रिस्पॉन्स था। क्लियर है मेरी बात आपको सभी को कि ये क्या हुआ हेट्रोफिली के अंदर? तो ये जितनी भी बातें थी एक बार मैं इन्हें समअप करता हूं, और इसमें कोई अगर मेरे से स्टेटमेंट रहेगा तो उसे मैं स्लाइड से बताता हूं आपको, उसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जी, यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था, मैच्योरेशन फेज तक, है ना। अब अगली बात ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ रेट की। तो यहाँ पे इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम अर्थमेटिक हो सकती है, ज्योमेट्रिक हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अर्थमेटिक ग्रोथ की बात की गई है। इसके दौरान जब माइटोटिक सेल डिवीजन होगा तो एक डॉटर सेल डिवाइड करना कंटिन्यू रखेगी और दूसरी डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाती है। एक सेल का डिवीजन, एक सेल का डिवीजन ना होना या मैच्योर हो जाना। और अगर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ प्लांट है और उस तरफ टाइम है, तो हमें कैसा है, लीनियर कर्व मिलता है। इस बात को डायग्राम से देखो, ये दिखाया हुआ है अर्थमेटिक ग्रोथ को। इसमें देखिए आप, यहाँ पे एक सेल डिवाइड कर रही है, एक मैच्योर हो जाती जा रही है, फिर दूसरी सेल ने डिवाइड करा, फिर एक सेल मैच्योर होती चली जा रही है। तो इसमें जो नंबर बढ़ रहा है, देखो पहले 2 से 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई, फिर 6 हुई, तो इस तरीके से नंबर बढ़ रहा है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में देखिए, जो 2 सेल्स थी वो दोनों की दोनों ने डिवाइड कर लिया, जो बची डॉटर सेल्स हैं उन्होंने फिर डिवाइड कर लिया, और ऐसे डिवाइड करते करते वहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो बढ़ती हुई चली गई। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब आगे की बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अगली बात बता रखी है कि अर्थमेटिक ग्रोथ को हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते थे LT L0 RT से। LT लेंथ एट टाइम t, L0 लेंथ एट टाइम 0 जो शुरुआत वाला था, R ग्रोथ रेट है या एलोंगेशन पर यूनिट टाइम है, और T इसका टाइम ही हो जाता है। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे दोनों डॉटर सेल लगातार कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन करती रहेंगी, और इसमें इनिशियली जो ग्रोथ होगी वो से हम लोग स्लो या लैग फेज कहते हैं, उसके बाद में एकदम वो रैपिडली बढ़ना शुरू करता है, इसे लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। और जब न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी, या शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगी, या टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो उसके बाद में वो स्टेशनरी फेज में हो जाएगा। और जब हम लोग इन सारे पैरामीटर्स को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, तो हमें कैसा है, सिग्मोइड कर्व देखने के लिए मिलता है, जिसमें शुरुआत वाला लैग, बाद में एक्सपोनेंशियल, और सबसे लास्ट में स्टेशनरी फेज मिलेगा। मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। ये इन्होंने सिग्मोइड कर्व के बारे में बता रखा है, और इन्होंने एग्जांपल बता रखा है कि ये सिग्मोइड कर्व सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मैंने बताया था, सारी सेल, सारी टिश्यूज, सारे ऑर्गेनिज्म, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही ग्रो करता है। और उसके अलावा सेल, टिश्यू और ऑर्गन ऑफ प्लांट, उन सब में ऐसी ग्रोथ होगी, बस रूट की लेंथ जो बढ़ती है वो अर्थमेटिकली बढ़ेगी। क्लियर है मेरी बात आपको? अब इसके मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रखा है W1 इक्वल टू W0 ERT। इसमें W1 क्या हो जाएगा, फाइनल साइज। फाइनल साइज में वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, या नंबर हो सकता है। और W0 क्या हो जाएगा, इनिशियल साइज, वो भी जो वेट, हाइट या नंबर किसी के रेस्पेक्ट में हो सकता है। R जो होगा इसका, वो हो जाएगा रिलेटिव ग्रोथ रेट, T हो जाएगा टाइम, और E हो जाएगा बेस ऑफ नेचुरल लॉग। क्लियर है मेरी बात आपको? उसके बाद में इन्होंने अगली बात बता रखी है कि R तो रिलेटिव ग्रोथ रेट है, अगली बात इन्होंने बोली है कि एक मेजर भी है, कि वो मेजर जिससे हम ये पता कर पाए कि किसी प्लांट की नए टिश्यूज को या नए प्लांट मटेरियल को बनाने की कितनी एबिलिटी है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल साइज की बात करें तो वो हमेशा डिपेंड करेगा इनिशियल साइज के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि अगर हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं ग्रोथ के बीच में, तो वो दो तरीके से हो सकता है, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब है कि वो मेजरमेंट या कंपैरिजन जो टोटल ग्रोथ को पर यूनिट टाइम मेजर करेगा,
और यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ रेट में बता रखा है कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड इन कॉमन बेसिस। दोनों के डिफरेंस में बस यही लगा दिया इन्होंने, कॉमन बेसिस लगा दिया, अलग बात इनमें सेम दी हुई है। ठीक है, अब इन्होंने इस चीज को समझाने के लिए ये दिखाया हुआ है। तो इसमें मैंने आपको मतलब ज्यादा डिटेल थोड़ा सा बताया था। मैंने आपको बताया कि दोनों के अंदर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम रह रही थी 5-5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट दोनों में अलग थी, है ना। रिलेटिव ग्रोथ रेट उसमें 100% आ रही थी, इसमें 10% आ रही थी। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पे वाटर। तो यहाँ पे बताया हुआ वाटर के लिए, सेल एनलार्जमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है वाटर। टर्जिडिटी मतलब सेल की जो एक्सटेंशन ग्रोथ होती है उसमें, और उसके अलावा एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए वाटर मीडियम प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन, ये अच्छा ये मैं भूल गया था ऑक्सीजन बताना। ऑक्सीजन हमें किसके लिए चाहिए? मेटाबॉलिज्म करने के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए। सो ऐड कर लेना वहां पे, एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट किस लिए चाहिए? नए प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस करने के लिए और एनर्जी के सोर्स के लिए। उसके अलावा टेम्परेचर इन्होंने बताया कि प्लांट्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे प्लांट की ग्रोथ मैक्सिमम होती है। और अगर अगर डेविएशन होता है, डेविएशन का मतलब है कि टेम्परेचर ऊपर या नीचे होता है, तो इट कुड बी डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदायक होना, किसके लिए? टू इट्स सर्वाइवल। किसके सर्वाइवल के लिए? प्लांट के सर्वाइवल के लिए ये डेट्रीमेंटल होगा, नुकसानदायक होगा। और लाइट और ग्रेविटी सर्टेन फेजेस में या स्टेजेस ऑफ प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो मैंने इसके एग्जांपल दिए थे लाइट के लिए फोटोट्रोपिज्म का, है ना, या आपका फोटोपीरियडिज्म का, या मैंने ग्रेविटी का एग्जांपल जियोट्रोपिज्म दिया। तो वो एक पर्टिकुलर फेज में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें केवल एक ऑक्सीजन वाला ऐड कर लेना कि मेटाबॉलिक एनर्जी मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब आते हैं प्लांट डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहां पे प्लांट डेवलपमेंट में इन्होंने बोला है कि वो प्रोसेस जिसमें सारे चेंजेस हो रहे हैं लाइफ साइकिल में किसी ऑर्गेनिज्म की, सीड जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक के बीच में, वो सारे चेंजेस हमारे डेवलपमेंट कहलाते हैं। और डेवलपमेंट सम है किस चीज का? ग्रोथ का और डिफरेंशिएशन का। मतलब जो जितनी ग्रोथ हुई और जितने डिफरेंशिएट हुए उनका दोनों को जोड़ दे तो डेवलपमेंट कहलाता है। अब यहां पे इन्होंने बताया है कि सबसे पहले कोई मेरिस्टेमेटिक सेल थी, मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में पहले उसने क्या करी? प्लाज्मेटिक ग्रोथ करी। प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? उसने सेल को इलोंगेट करा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ देखा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब लिखा हुआ है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब इलोंगेशन, सेल साइज में बड़ी हुई। उसके बाद में उसने क्या किया? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के साथ साथ क्या हो रहा था? मैचुरेशन। मैचुरेशन होने के बाद में कैसी सेल बन जाएगी? मैच्योर सेल बन जाएगी। मैच्योर सेल बनने के बाद में उसका क्या होगा? सेनिसेंस। और सेनिसेंस होने के बाद में क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे जो सेल बनी थी वो अगर वापस डिवाइड कर जाती है, अगर वो सेल परमानेंट है तो उसे क्या कहेंगे? डी डिफरेंशिएशन। वो भी मैंने ऐड किया था, मैच्योर सेल भी डी डिफरेंशिएट कर सकती है। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने बोला कि प्लांट फॉलो करते हैं डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। मैंने गलत स्टेटमेंट पढ़ा, तो मैंने बोला कि प्लांट ने फॉलो किया डिफरेंट पाथवे को, रिस्पॉन्स में एनवायरमेंट के, मतलब अलग अलग एनवायरमेंट मिला तो अलग तरीके का रिस्पॉन्स हुआ। और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब अपनी लाइफ के फेजेस में, मतलब जब जुवेनाइल था तो अलग तरीके के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा था, और जब वो बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, तो उसने अपनी लाइफ के फेजेस में भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स को बनाया। इसी चीज को हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब समझ में आ गया? एक ही प्लांट दो अलग अलग शेप या फॉर्म बना ले रहा है, वो प्लास्टिक नेचर है उसका, या उस एबिलिटी को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्लास्टिसिटी कह रहे हैं। और यहां पे इन्होंने बोला है हेट्रोफिली ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ लाइफ, मतलब अपनी लाइफ के फेज के दौरान उसने जो हेट्रोफिली करी। हेट्रोफिली का मतलब मैंने बताया, दो डिफरेंट टाइप की लीफ का फॉर्मेशन करवा लेना। तो इसमें कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर में इन्होंने बोला कि जुवेनाइल फेज में जो लीव्स होती हैं वो अलग होती है, और मैच्योर प्लांट की जो लीफ होती है वो डिफरेंट होती है। क्लियर है मेरी बात? एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिखाना चाहा है, देखिए यहाँ पे जुवेनाइल फेज में ऐसी लीफ थी और एडल्ट होने के बाद में ऐसी लीफ हो गई, तो इन्होंने ये क्या किया? हेट्रोफिली करी है, शुरुआत में ऐसी लीफ का बनाना और बाद में ऐसी लीफ का बनाना। और दूसरे वाले में बोला हुआ है इन्होंने हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बदलने के कारण अगर लीफ की शेप बदलती है तो उसे एनवायरमेंटल हेट्रोफिली कहेंगे। एग्जांपल, जैसे जो लीव्स की जो डिफरेंट शेप बन रही हैं एयर और वाटर में, किसके अंदर? बटरकप के अंदर। तो यहाँ पे देखिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर ये जो था आपका बटरकप इस तरीके की लीफ बना रहा था, लेकिन जो वाटर हैबिटेट में आया तो उसने वहां पे इस तरीके की लीव्स को फॉर्म करा। क्लियर है मेरी बात आपको? पक्का पक्का क्लियर है? अब एक काम करिए आप, मुझे एक बात